बात करने वाले हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के सेकंड पार्ट के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में पार्ट 1 का रिव्यू दे देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में सबसे पहले देखा था कि ये जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के द्वारा दिए जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में IEE भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था हमारा रूल नंबर 28 कि हमको रूल नंबर 28 क्या बताता है। तो रूल नंबर 2 हमको ये बताता है कि हमारे जो वोल्टेजेस होती है इनकी रेंज को हमने क्लासीफाई किया था अलग अलग रेंज में, कि हमारा लो वोल्टेज की क्या रेंज होती है, मीडियम वोल्टेज की क्या रेंज होती है, हाई वोल्टेज की क्या रेंज होती है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की क्या रेंज होती है। उसके बाद हमने देखा था रूल नंबर 31। तो रूल नंबर 31 हमको ये बताता है कि जो हमारा कोई भी अनअर्थेड कंडक्टर होता है जिसको हमने अर्थ नहीं किया हुआ है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, आयरन क्लेड फ्यूज़ से कनेक्ट करना चाहिए। यह था हमारा रूल नंबर 31। उसके बाद हमने देखा था हमारा रूल नंबर 32। तो हमारा रूल नंबर हमको 32 ये बताता है कि हमारी जो अर्थिंग का स्थान है उस अर्थिंग की स्थान के ऊपर हमारी उसका निशान बना होना चाहिए, और हमारा अर्थिंग का जो स्थान है उसका खुद का स्थान होना चाहिए, और हमको अर्थिंग वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ से हमारी सप्लाई स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने देखा था हमारा रूल नंबर 33। तो रूल नंबर 33 हमको ये बताता है कि हमारा कोई भी मीडियम वोल्टेज हो गया या हाई वोल्टेज हो गया या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया, तो इसमें क्या होना चाहिए, हमारी अर्थिंग हमको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने लिखा था कि अर्थिंग मस्ट रिक्वायर्ड, और ये अर्थिंग जो होती है इसकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, कंज्यूमर की खुद की होती है। उसके बाद अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रूल से, जो कि है हमारा रूल नंबर 34। तो इसमें बात करेंगे हम रूल नंबर 34 के बारे में। तो आपको रूल नंबर 34 जो है ये बताता है कि आपके घर के अंदर कोई भी वायर है जिस पे इंसुलेशन नहीं हो, तो उस वायर को हमको इतनी हाइट पे तो रखना ही चाहिए कि कोई भी पर्सन जो है स्टूल लगा के या टेबल लगा के या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको हाथ में नहीं पकड़ पाए या उसको टच नहीं कर पाए। और इसमें ये भी बताया जाता है कि जो आपका जो कंडक्टर है उसमें क्या होना चाहिए, डेड स्विच का यूज़ होना चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इन एनी बिल्डिंग अ वायर विदाउट इंसुलेटर, या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेशन, नॉट प्लेस्ड एट सच हाइट देन द पर्सन रिच विद स्टूल, टेबल और एक्स्ट्रा एफर्ट। ये होता है हमारा रूल नंबर 34। इसी में हम ये भी बात करते हैं कि इन ए कंडक्टर डेड स्विच मस्ट बी प्लेस्ड। तो ये होता है आपका रूल नंबर 34। उसके बाद हम बात करें हमारे अगले रूल की तरफ, तो हमारा अगला रूल होता है रूल नंबर 35। तो रूल नंबर 35 जो है आपको बताता है ये कि आपका कोई भी जो मीडियम वोल्टेज हो गया, जैसे हाई वोल्टेज हो गया या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया या फिर आपका जनरेटर हो गया, मोटर हो गया या फिर ट्रांसफार्मर हो गया, तो इन सब में क्या होना चाहिए, इन सभी में क्या होना चाहिए, आपका एक डेंजर का निशान बना होना चाहिए इन सभी जगह पर। या फिर जैसे आपने देखा भी होगा हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है मीडियम और हाई वोल्टेज की, तो उसके जो पोल होते हैं उसके पास भी जो है डेंजर का निशान बना होता है या फिर डेंजर प्लेट लगी होती है, जो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, सप्लायर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, या फिर आपका जनरेटर हो गया,
या फिर आपका मोटर हो गया, या फिर ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर और भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इन सभी जगह पे क्या होना चाहिए, हमारा डेंजर का मार्क होना चाहिए, डेंजर मार्क। जैसे कि हम बात करें हमारे जो पोल होते हैं, तो पोल पे भी क्या होना चाहिए, डेंजर का मार्क होता है। तो अगर हम बात करें पोल के लिए, तो पोल पे भी क्या होना चाहिए, हमारा डेंजर मार्क, मीडियम और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ये होता है हमारा रूल नंबर 35, जो कि हमारा रिलेट करता है किससे, डेंजर मार्क से। उसके बाद बात करें हम हमारा अगले रूल की, तो अगला रूल है हमारा रूल नंबर 36। तो हमारा रूल नंबर 36, तो रूल नंबर 36 आपको ये बताता है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल मशीन पे वर्क करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना चाहिए, अर्थ से कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि उसमें जितना भी चार्ज है वो किसी अर्थ में फ़्लो कर जाए। तो हम इसमें लिख सकते हैं, व्हेन वी वर्क एट एनी इलेक्ट्रिकल मशीन then firstly connected to the earth and charge flow through the earth। तो ये था हमारा रूल नंबर 36। उसके बाद बात करें हमारे अगले रूल की, तो अगला रूल आता है हमारा रूल नंबर 38। रूल नंबर 38, तो रूल नंबर 38 जो है आपको ये बताता है कि आपके कोई भी मशीन हो गया, जैसे कि आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, वेल्डिंग सेट हो गया, तो इनमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंसुलेशन होता है, प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, या फिर हम बात करें वेल्डिंग सेट हो गया, तो इन सभी में क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपकी इंसुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंसुलेशन। तो आपका ये जो रूल नंबर 38 है, ये रिलेट करता है इंसुलेशन से। अगर हम इसमें बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल के लिए, अंडर ग्राउंड केबल, इसमें जो आपका क्या होता है, मेटेलिक शीट होता है। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी मशीन की फ्रेम होती है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, हमको प्रॉपर अर्थ करना चाहिए। तो जो भी आपकी मशीन की फ्रेम होती है, उसको भी क्या करना चाहिए, प्रॉपर अर्थ करना चाहिए। तो ये होता है आपका रूल नंबर 38, जो कि आपका किससे रिलेट करता है, इंसुलेशन से रिलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट रूल की, तो हमारा नेक्स्ट रूल होता है रूल नंबर 42। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 42। तो यहाँ पे आपको जो रूल नंबर 42 है, इसमें ये बताया जाता है कि आपकी कोई भी, जब हम मशीन को डिज़ाइन करते हैं, तो उस मशीन को हमको ऐसे वोल्टेज के लिए ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि जब भी हम उसमें जो है उस पर अप्लाइड वोल्टेज है, अगर उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो भी वो मशीन डैमेज नहीं हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं, मशीन डिज़ाइन इन सच a way that if we applied voltage if we applied more voltage as compared
to rated voltage, then machine नॉट डैमेज। तो आपकी मशीन जो है वो क्या होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, डैमेज। तो ये होता है आपका रूल नंबर 42। उसके बाद बात करें हमारे अगले रूल की, तो हमारा अगला रूल होता है रूल नंबर 43। रूल नंबर 43। तो रूल नंबर 40 में बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन हो गया या फिर आपका सब स्टेशन हो गया या फिर आपका स्विचिंग स्टेशन हो गया, तो इन सभी जगह पे क्या होना चाहिए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ड्राई सैंड भी होनी चाहिए, यहाँ यानी कि सूखी रेत भी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट एड बॉक्स भी अवेलेबल होने चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्सेस, तो ये था आपका रूल नंबर 43 जो कि रिलेट करता है किससे, सेफ्टी से। उसके बाद बात करें हम हमारे अगले रूल की, तो अगला रूल होता है हमारा रूल नंबर 44। तो रूल नंबर 44 में बात करते हैं हम, जैसे हमारा हो गया जनरेटिंग सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन हो गया हमारा, या फिर हमारा सब स्टेशन हो गया, या फिर हमारा स्विचिंग स्टेशन हो गया। तो इन सभी जगह पे क्या होना चाहिए, हमारा शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा भी होगा, अगर आपने जीएसएस में विज़िट किया होगा या फिर किसी जनरेटिंग स्टेशन में, प्लांट जनरेटिंग स्टेशन में विज़िट किया होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हर हर जगह पे जो है क्या शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जो है वहाँ पे लगे होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जो वहाँ पे क्या होना चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए हर जगह पे। तो ये था आपका रूल नंबर 44। उसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल आता है हमारा रूल नंबर 45। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 45। तो रूल नंबर 45 में बात करें तो यानी कि जब भी हम कई बात करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गया या फिर किसी भी हम रिपेयरिंग की बात करें, तो ये जो सारे किए जाते हैं ऐसे पर्सन या ऐसे इंसान के द्वारा किए जाते हैं जिसने कि स्टेट गवर्नमेंट से जो कि ऑथोराइज होना चाहिए। मैं ऐसे फिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपने घर में बल्ब चेंज कर दिया या फिर फैन चेंज कर दिया, तो उस फिटिंग या उस इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बड़े काम होते हैं या कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गया, या फिर आपका रिपेयरिंग का वर्क हो गया। तो ये ऐसे पर्सन के द्वारा किए जाने चाहिए जो कि किससे, स्टेट गवर्नमेंट से ऑथोराइज होना चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं ए पर्सन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये था आपका रूल नंबर 45। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल होता है हमारा रूल नंबर 46।
तो रूल नंबर 46 में ये बताया जाता है कि आपने जो भी इंस्टॉलेशन किया है तो उसका जो इंस्पेक्शन है वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। यानी कि जो आपके इंस्पेक्शन का टाइम है वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और इंस्पेक्शन का जितना भी चार्ज आएगा वो किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा जो इंस्पेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक। तो इसमें हम लिख सकते हैं पीरियोडिक इंस्पेक्शन। और हमारा इंस्पेक्शन जो है 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो इंस्पेक्शन टाइम नॉट मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इसका जो खर्च आता है वो किसके, कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इंस्पेक्शन चार्ज इज़ गिवन बाय कंज्यूमर। तो इसका चार्ज जो है वो किसके, कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता है। तो ये है आपका रूल नंबर 46। आप जो है इन रूल को जितना अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देखोगे उतना ही जल्दी आपको जो है ये रूल याद होंगे। अगर आप इनको रट्टा मारने बैठोगे तो रट्टा मार के तो ये आपसे कभी याद होने वाले नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे रूल नंबर 46 कंप्लीट होता है। इसके आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट रूल होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।